देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होती है। जैसे हम लोगों ने सॉल्वेबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ी थी, सेम टू सेम उसी मैनर में हमारे पास क्या है, सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो भाई देखो, इसका मतलब ये है, हमने यहाँ पे एक सॉल्वेंट ले लिया है, सॉल्वेंट ले लिया है और इसका अमाउंट हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक, और बाद में हम इसमें क्या करेंगे, कोई गैस हमने क्या किया है, इसमें डिजोल्व कर रहे हैं। ठीक, तो हमने कहा था कि इस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम कितनी गैस डिजोल्व कर सकते हैं, वही उसकी सॉल्वेबिलिटी होती है। अगर हम कहें डिफाइन करें तो इसका मतलब क्या है, इट इज डिफाइंड एज क्या, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस dissolved in specific amount of solvent at specific temperature। ठीक, तो वही हमारे पास क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड हो जाएगी। जैसे हम सेम टू सेम क्या कर रहे थे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ा था, सेम मैनर में उसी को हम क्या बोल देते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मतलब इस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर आप कितनी मैक्सिमम गैस डिसॉल्व करते हैं, यही हमारे पास गैस की सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। ठीक, अब देखिए इसके बाद हमें पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको चेंज करने से गैस की सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है। तो हम वो फैक्टर पढ़ लेते हैं, हमारे पास वो फैक्टर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। ठीक, तो ये हमारे पास फैक्टर्स में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें पढ़ना है नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। ठीक, तो इसका मतलब क्या, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। दूसरा हमें इफेक्ट पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और थर्ड हमें पढ़ना है क्या, इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ना है। ठीक, इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ना है। तो सबसे पहले पॉइंट पे हम आ जाते हैं, इफेक्ट ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट पे हम आ जाते हैं। तो देख लेते हैं हमारे पास इफेक्ट ऑफ गैस और हमारे पास सॉल्वेंट की बात हम कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें है, हम लोगों ने पढ़ चुके हैं पहले ही, क्या एक हमारे पास रूल है, क्या रूल है वो, लाइक डिजॉल्व लाइक। मतलब ये है, जो पोलर गैसेस होंगी, इसका मतलब ये हुआ, पोलर गैसेस आर डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। ये तो है पोलर सॉल्वेंट, या हम कह देंगे पोलर गैसेस आर मोर डिजॉल्व या मोर सॉल्युबल। ये तो है सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। ऐसे सेम टू सेम हमारे पास क्या है, नॉन पोलर गैसेस जो होंगी, नॉन पोलर गैसेस आर मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट की हम बात कर लेंगे, सॉल्वेंट। ये तो हुआ। तो देखो, अब देखो इसके अंदर हमारे पास क्या है, देखना, ये तो हमारे पास पहला पॉइंट था कि जो पोलर गैसेस होती हैं, हमारे पास पोलर गैसेस होती हैं, वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व होंगी, और नॉन पोलर गैसेस होंगी वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व होंगी। जैसे देखो, अगर हमसे कोई कहा कि मान लेते हैं हमारे पास N2 है, O2 है, CO2 है, तो ये देखो हमारे पास कैसी गैसेस है, नॉन पोलर गैसेस है। एक ऐसी गैसेस है नॉन पोलर। ठीक, अगर तुम इसको क्या करो, पानी में डिसॉल्व करो, वाटर में डिसॉल्व करो, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जैसे इसको किस में डिसॉल्व करना चाह रहे हो तुम, वाटर में, H2O में डिसॉल्व करना चाह रहे हो, तो H2O तो हमारे पास पोलर होता है। ठीक, पोलर होता है, तो हम कहेंगे ये वाली जो गैसेस होती हैं वो पोलर सॉल्वेंट में थोड़ा कम डिसॉल्व होती है, या हमारे पास लेस सॉल्युबल होती है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास नॉन पोलर गैस आर लेस soluble in नॉन पोलर पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट के अंदर, जैसे हमारे पास सच एज वाटर,
ये तो हुआ सच एज वाटर। लेकिन अगर हम यही क्या कर दें, जो नॉन पोलर गैसेस हैं, अगर हम उनको नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे क्या, जैसे अगर हमारे पास हो गया देखो मिथेनॉल CH3COH, ये CH3CH2OH, इथेनॉल, तो इसको हम ये मानते हैं कि ये हमारे पास क्या है, लगभग क्या है, बहुत कम पोलर होते हैं। तो हम ये कहेंगे ये जो दीज गैसेस हैं मोर सॉल्युबल इन क्या, CH3OH मेथनॉल, और हमारे पास C2H5OH इथेनॉल, या हम कहते हैं दैट इज हमारे कहां पे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिजॉल्व होंगे। तो ये तो हमारे पास पहला पॉइंट हो गया कि अगर हमारे पास पोलर गैस होगी तो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिजॉल्व होगी, नॉन पोलर गैसेज होती हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिजॉल्व होती हैं। ठीक, ये तो पॉइंट हमारे पास पहला पॉइंट हो गया। अब आ जाओ इसी का सेकंड पॉइंट। देखो सेकंड पॉइंट इसका क्या है, सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है कि याद रखिएगा कि ऐसी गैसेस जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेती हैं, ठीक, ऐसी गैसेस जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेती हैं वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब दोज गैसेस which form हाइड्रोजन बॉन्ड with water H2O are more soluble in water, H2O में ज्यादा सॉल्युबल हो जाती है। और हमको ये पता है पहले से, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है क्या, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास कौन कौन बना सकता है, 3 एलिमेंट है हमारे पास, कौन से, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। ठीक, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास नेगेटिविटी होती है जो पीरियड टेबल में हमारे पास होते हैं। तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 4 होती है, इसकी 3.5 होती है और इसकी 3 के करीब होती है। तो हम कहते हैं ये 3 एलिमेंट क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। ठीक, 3 तो बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम देखें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज जितनी छोटी होती है उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर हमारे पास ये, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन फ्लोरीन बनाएगा, उससे कम ऑक्सीजन, फिर उससे कम नाइट्रोजन। इसके अलावा भी हमारे पास कभी कभी क्या होता है, क्लोरीन और ब्रोमीन भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो जैसा सेम टू सेम ऐसा अगर हमसे पूछ लिया जाए कि बताइए आप, अमोनिया है जैसे और एक HCl है, ठीक, HCl है, तो हम कहेंगे क्या, अमोनिया और HCl में बताइए कौन सी ज्यादा पानी में सॉल्युबल होगी। तो हम सीधे कह देंगे कि अमोनिया हमारे पास क्या होगी, ये मोर सॉल्युबल होगी। चलिए देखिए हम अगले पॉइंट पे आते हैं, क्या, थर्ड पॉइंट पे। देखिए थर्ड पॉइंट पे हमारे पास आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, देखिए थर्ड पॉइंट पे जब आते हैं तो अब देखो थर्ड पॉइंट पे क्या है, थर्ड, इसी में हमारे पास थर्ड पॉइंट कि देखिए जो एलिमेंट्री गैसेस होती हैं, मतलब ऐसी गैसेस जो हमारे पास अकेला रहना पसंद करती है, एलिमेंट्री गैसेस की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे गैसेस जो अकेले रहना पसंद करते हैं उनको एलिमेंट्री गैसेस कहते हैं। तो याद रखना एलिमेंट्री गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि अगर एलिमेंट्री गैसेस का मोलर मास इंक्रीज करेगा तो उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। जैसे एग्जांपल में अगर हम देखें तो नोबेल गैसेस जो होती हैं उसमें हीलियम आता है, नियोन होता है, ऑर्गन आता है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन आता है और हमारे पास जीनॉन आता है। ठीक, तो देखो इधर हमारे पास क्या है, जाने पे क्या होगा, मोलर मास बढ़ रहा है। तो अभी हमने कहा यहाँ पे अगर हम क्या कर रहे हैं, देखो इसका मतलब जा रहे हैं तो मोलर मास क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो याद रखिए अगर मोलर मास इसका ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी में, तो हम कहेंगे यहाँ पे जेनॉन की क्या होगी, मोलरिटी सबसे ज्यादा, क्या नाम इसका, सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज करेगा सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक, एक पॉइंट हुआ ये हमारे पास। देखो अगर मान लो इसी में हमसे पूछ ले क्या, जैसे अगर हमारे पास दिया हुआ है N2 दिया है और O2 दिया है, ठीक, N2 दिया। अब इसमें हमसे पूछा अगर इसमें कि दोनों में से क्या है सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो सेम टू सेम इसका मोलर मास निकालिए, कितना हुआ, मोलर मास इसका 28 होता है, 28। इसका मोलर मास आता है कितना, हमारे पास 32। तो जिसका मोलर मास ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। ठीक, तो ये हमारे पास क्या होगा, O2 हमारे पास मोर सॉल्युबल होगा कंपेयर टू N2 के कंपैरिजन में। ठीक, ये तो हमारे पास हो गया नेचर ऑफ गैस और सॉल्वेंट के बारे में बात हो गई। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया क्या, पहला फैक्टर, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। अब आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। ठीक, तो सेकंड पॉइंट देखिए क्या है हमारे पास, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात हम कर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात हम कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक, देखिए अब देखिए इसको जानने से पहले हम एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं क्या, कि देखिए अगर हमने बताया है कि जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें, किसके बीच में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज्यादा है, याद रखिएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास जितना ज्यादा होगा, ठीक, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। या हम ये कह सकते हैं स्टेबिलिटी के केस में कि जो हमारे पास स्टेबिलिटी है वो 1 हमारे पास टोटल एनर्जी के रिवर्स होती है। मतलब अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, अगर एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो ये पॉइंट नोट करके रखिएगा, ठीक, याद करके रखिएगा। ठीक, अब मैं आ जाता हूं, देखो अगर हम बात करें सॉलिड की, अगर देखिए एक हमारे पास सॉलिड है, दूसरा हमारे पास लिक्विड है, एक हमारे पास क्या है, गैस है, यही तो है। सॉलिड के केस में देखेंगे मॉलिक्यूल पास पास में होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर दूर हो जाते हैं और गैस में और दूर दूर हो जाते हैं, यही तो होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड के केस में दो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। देखो अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो इसके केस में बहुत ज्यादा, इसके कम तो कम है, इसके केस में सबसे कम है। तो हम कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में है, फिर लिक्विड में है, फिर हमारे पास क्या है, गैस में है, ये तो है। अब बताओ अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, सॉरी क्या ना, फोर्स ऑफ इसमें कम, इसमें और कम है, ये तो है। तो हम क्या कहेंगे कि जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है उसकी एनर्जी कम होती है। तो मैं एनर्जी की अगर बात कर लूं यहाँ पे, तो एनर्जी अगर देखा जाए तो सबसे कम किसकी है हमारे पास, एनर्जी सबसे कम हमारे पास किसकी है, एनर्जी सबसे हमारे पास सॉलिड की एनर्जी कब सबसे कम होगी, ये तो है। तो हम कहेंगे सॉलिड की एनर्जी सबसे कम, उससे ज्यादा लिक्विड की, सबसे ज्यादा गैस की, ये तो हुई बात। अब अभी हमने पढ़ रखा है कि जिसकी एनर्जी क्या होती है, जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हम अगर स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो देखो अगर स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा क्या है, सॉलिड की, फिर हमारे पास लिक्विड की, फिर हमारे पास गैस की, ये तो हुई। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा स्टेबल सॉलिड है, उससे कम लिक्विड है, सबसे कम गैस है। तो सिंपल सी बात है कि क्या है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, उससे कम, ये उससे कम। तो गैस क्या सोच रही होगी कि हम किसमें कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में, ये तो है। क्योंकि जैसे ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और हम कहेंगे जब हमारे पास क्या गैस क्या है लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होगी तब यहाँ क्या हो रही होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी कम होगी, तो यहाँ से गैस क्या होगी, बाहर इवॉल्व होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि गैस क्या है, चाह रही होगी कि मैं लिक्विड में कन्वर्ट हो जाऊं, और लिक्विड चाह रहा होगा मैं किसमें कन्वर्ट हो जाऊं, सॉलिड में। क्यों ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि गैस सोच रही है कि मैं किसमें कन्वर्ट, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाऊं, तो क्या हो जाएगी, इसका एनर्जी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये तो है, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। देखिए तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास एक बीकर है, ये बीकर है, ठीक, यहाँ पे हमने सॉल्वेंट ले लिया, ये हमने सॉल्वेंट ले लिया, और सॉल्वेंट कैसा है हमारे पास, लिक्विड, ये हमारे पास लिक्विड सॉल्वेंट है यहाँ पे, ठीक, लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें गैस डिसॉल्व कर रहे हैं, गैस डिसॉल्व कर रहे हैं, ये हमारे पास गैस थी, ठीक। तो गैस में हमने देखा कि गैस में पहले क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या पार्टिकल बहुत दूर दूर थे, लेकिन जैसे हम इसको लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, ठीक, जैसे डिसॉल्व हो जाएगी तो इसके पार्टिकल क्या होंगे, पास पास में आ जाएंगे, पास पास में आ जाएंगे, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, पहले गैस जो थी उसकी एनर्जी क्या थी, मोर थी, ये तो एनर्जी इसकी मोर थी। जैसे ये लिक्विड में कन्वर्ट हुई, इसका मतलब इसमें डिसॉल्व हुई, तो हम कह रहे हैं कि इसकी एनर्जी क्या हो गई, हमारे पास डिक्रीज हो गई, कम हो गई, ये तो हुआ। जब गैस किसी सॉल्वेंट में क्या है डिसॉल्व किया जाता है तो वो जो गैस पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, पास पास में आ जाते हैं, तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम इसका मतलब इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा थी, ठीक। तो इसका मतलब ज्यादा एनर्जी से क्या कम एनर्जी की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब रिएक्शन हमारे पास कैसी होगी, ये तो ज्यादा एनर्जी इसकी थी, जैसे ये डिसॉल्व हो रहा है उसकी एनर्जी कम हो जा रही है। कैसे कम हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ से एनर्जी क्या है, बाहर की तरफ निकल रही होगी। तो हम ये कह सकते हैं क्या, जब गैस डिसॉल्व होती है तो क्या है, यहाँ से एनर्जी बाहर निकल रही है, तो रिएक्शन कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक, ये तो है। यहाँ पे क्या है, एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, एनर्जी यहाँ पे इवॉल्व हो रही है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ गैस, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो गई, ठीक। तो हमने कहा था कि कभी भी अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है
और उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या बढ़ाना है। जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे गैस है तो गैस को डिसॉल्व करना है, तो हमें पता चल गया कि क्या है, डिसोल्यूशन एक हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हम क्या करेंगे, अब जो सिस्टम चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग तुम क्या कर दो, सारी सिचुएशन क्या डेवलप कर दो, सिचुएशन डेवलप कर दो। तो इसका मतलब ये हुआ सिस्टम चाह रहा है क्या कि उसकी हम एनर्जी या उसका टेम्परेचर कम कर दें, तो तुम क्या कर दो, यहाँ पे आइस क्यूब आके इस तरीके से रख दो आगे। तो ये आइस क्यूब क्या करेंगे, इसके टेम्परेचर की इसकी एनर्जी को तेजी से खींच लेंगे, उसका टेम्परेचर कम कर देंगे। तो हमने यहाँ पे रिजल्ट निकला कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक, तो अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को क्या कर देंगे, डिक्रीज करवा देंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करवा देंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। ये तो है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करवा देंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन अगर तुमने इसका उल्टा कर दिया, अगर तुमने क्या कर दिया, सिस्टम चाह रहा था क्या, सिस्टम चाह रहा था कि टेम्परेचर हमारा कम कर दो, लेकिन तुमने क्या कर दिया, मान लेते टेम्परेचर तुमने क्या कर दिया, इंक्रीज करवा दिया। अगर तुमने टेम्परेचर इंक्रीज करवा दिया होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। अब हमसे अगर कोई पूछ रहा है कि इसका टेम्परेचर, इसका मतलब जब कोई गैस डिसॉल्व हो रही है, गैस अगर हमारे पास कोई डिसॉल्व हो रही है, ठीक, तो उसका टेम्परेचर जैसे हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जा रही है, और जैसे हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो अगर हमसे कोई पूछे क्या कि टेम्परेचर डिक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्यों इंक्रीज कर रही है, तो हमारे पास क्या है, गिब्स इक्वेशन है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। ये गिब्स इक्वेशन है, ये हमारे पास गिब्स इक्वेशन है, गिब्स इक्वेशन है, गिब्स इक्वेशन। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करवाओगे तो डेल्टा जी की वैल्यू और ज्यादा नेगेटिव होती चली जाएगी। हमको ये पता है डेल्टा जी की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होती है, रिएक्शन उतनी ही फास्ट होती है, उतनी ही फास्ट होती है। तो टेम्परेचर कम करने से डेल्टा जी की वैल्यू और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, रिएक्शन और फास्ट हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने टेम्परेचर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर अगर तुम इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो डेल्टा जी की वैल्यू है, जो डेल्टा जी की वैल्यू है पॉजिटिव होती चली जाएगी, और पॉजिटिव होती चली जाएगी तो हम कहेंगे रिएक्शन क्या हो जाएगी, धीमी धीमी होते चली जाएगी, मतलब क्या है, रिएक्शन स्लो हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ गैस क्या होती है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसका टेम्परेचर कम करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक, जितना टेम्परेचर कम करते चले जाओगे हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू उतनी ज्यादा नेगेटिव होती चली जाएगी और रिएक्शन उतनी ही फास्ट होती चली जाएगी। ठीक, तो ये तो हमारे पास था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक, अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात कर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात कर लेते हैं, प्रेशर की बात हम कर लेते हैं। ठीक, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात हम कर लेते हैं। ठीक, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात हम कर लो। देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें इसमें पढ़ना है सबसे पहले हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ पढ़ना है। फिर इसके बाद हमें दूसरा पॉइंट इसी के अंदर क्या पढ़ना है, देखो हमें जैसे हेनरी लॉ खत्म हुआ, हम इसका क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ KH। ये हमारे पास क्या है, KH जो है हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है। ठीक, थर्ड हमें क्या पढ़ना है, जैसे हम ये फिनिश करेंगे बाद में हम इसकी लिमिटेशंस पढ़ लेंगे, हेनरी लॉ की लिमिटेशंस। ठीक, और फोर्थ हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो सबसे पहले आ जाते हैं हेनरी लॉ होता क्या है। ठीक, हेनरी लॉ हमारे पास क्या, हेनरी लॉ होता क्या है। ठीक, देखिए हेनरी लॉ क्या होता है, इन्होंने क्या किया, सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रेशर में क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया। क्या इन्होंने सबसे पहला पॉइंट किया, इन्होंने क्या है, इट गिव्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन solubility of gas and partial pressure, ठीक, partial pressure of gas ना। तो इसका मतलब इन्होंने सॉल्युबिलिटी और हमारे पास क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया गया, इसी को बाद में क्या बोला गया, हेनरी लॉ। ठीक, तो देखो हेनरी लॉ हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। यहाँ पे ये क्या है, इन्होंने एक्चुअली में दिया, देखो उन्होंने क्या किया, अगर हमारे में मान ले उन्होंने माना कि ये हमारे पास मान लेते हैं लिक्विड है,
ठीक, ये हमारे पास क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट है हमारे पास, लिक्विड सॉल्वेंट है हमारे पास, ठीक, लिक्विड सॉल्वेंट है। और बाद में तुमने क्या किया, इसमें हमारे पास ये गैस के पार्टिकल इसी में डिजोल्व करने की कोशिश तुम कर रहे हो। ये तो ये हमारे पास क्या है, हमारे ये गैस के पार्टिकल जो है हम इसमें डिजोल्व कर रहे हैं, ठीक। तो ये क्या कहता है, देखो ये हमारे पास क्या है, ये लिक्विड सरफेस है, ये लिक्विड हमारे पास क्या है, सरफेस है, लिक्विड सरफेस है, लिक्विड सरफेस है, ठीक। तो लिक्विड की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होंगे, मान लीजिए देखिए ये लिक्विड की सरफेस के ऊपर है, ये है, ये हमारे पास ये जस्ट हमारे पास मतलब जस्ट इस ये हमारे पास क्या, लिक्विड की सरफेस पे ये गैस के पार्टिकल है। तो सबसे पहले यही तो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, सबसे पहले यही तो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। तो हमने क्या किया, इन्होंने क्या किया, देखो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, इस लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर डालना है। तो यहां पे कितने पार्टिकल हैं, 2 2 4 1 5 पार्टिकल हैं। तो इसका मतलब क्या है, गैस की सरफेस जस्ट उसके ऊपर, गैस के जस्ट सरफेस के ऊपर जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उसकी वजह से उतना ज्यादा प्रेशर होगा। मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैंने देखिए 5 पार्टिकल है तो 5 पार्टिकल का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। अगर यहाँ पे 8 होते तो कहेंगे हमारे पास गैस के पार्टिकल ज्यादा थे, तो हमारे पास क्या उसकी वजह से जो प्रेशर था वो ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ये तो हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास प्रेशर है, ये जो हमारे पास प्रेशर है, ठीक, जो प्रेशर है, ठीक, तो हम इसको टर्म यूज करते हैं पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर टर्म यूज करते हैं, ना कि ओनली प्रेशर, ठीक। देखिए पार्शियल प्रेशर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मान लीजिए ये सॉल्वेंट लिक्विड था, तो इस लिक्विड की भी तो कुछ वेपर होती है, मान लीजिए ये लिक्विड की भी कुछ वेपर होंगी ऐसे, या हमारे पास मान लेते हैं ये गैस, मान लो हमारे पास O2 थी, तो इसमें कुछ हमारे पास N2 के भी पार्टिकल होंगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हर ना एक गैस इकलौती नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी गैसेस है, तभी हम एक गैस के लिए वो टर्म यूज कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक। तो मान लेते हैं इसमें 3-4 गैस है, तो एक गैस का जो प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक। तो वो हमारे पास मान ले रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, जो इसकी सरफेस के ऊपर है जो O2 है, मान लेते हैं O2 है, ठीक। तो अगर O2 के पार्टिकल इस लिक्विड सरफेस के ऊपर जितने ज्यादा होंगे, तो बात है कि सब उतना ही ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, और जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक, उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। मतलब क्या है, कुल मिला के यहाँ के लिक्विड की सरफेस के ऊपर जितने ज्यादा लिक्विड मतलब क्या नाम गैस पार्टिकल, उतना ज्यादा इनकी वजह से प्रेशर। मतलब क्या है, ये गैस पार्टिकल जो लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर डाल रहे हैं, वही प्रेशर हो गया इनका, ये तो हुआ। तो उन्हें कह रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे लिक्विड की सरफेस पे जितना ज्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा, उतने ही मॉलिक्यूल गैस के जल्दी क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। तो इसका मतलब वही तो सॉल्युबिलिटी हो गई। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये बोला कि जो सॉल्युबिलिटी होती है किसकी, हमारे पास सॉल्युबिलिटी होती है जो गैस की, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल होती है, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देखो अगर हम हेनरी लॉ को डिफाइन करना चाहें, अगर हम हेनरी लॉ को डिफाइन करना चाहें तो देखो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid solution, ठीक, लिक्विड सॉल्यूशन की बात अब कर लेंगे। तो ये तो इसका मतलब है एक, ठीक, ये तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी हो गई। क्या सॉल्युबिलिटी क्या होती है हमारे पास कि गैस के ऊपर जितना भी क्या हो, गैस के पार्टिकल होंगे, उतने ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक। तो अगर हमारे पास एग्जाम में आ जाता है तो इस तरीके से आप इसको लिख देंगे, ठीक। तो ये इस साल पूछा भी गया था हमारे पास क्या है, सॉल्युबिलिटी होती क्या, मतलब हेनरी लॉ क्या होता है। अब देखिए हेनरी लॉ के हम अलग अलग 2 फॉर्म्स हैं, ठीक, तो उसको देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास फॉर्म्स क्या हैं, देखो अलग अलग 2 फॉर्म्स हैं, ठीक, तो उनको हम देख लेते हैं, ठीक। तो ये तो हमारे पास क्या है, पहला पॉइंट इसके बारे में हो गया, ठीक। अब देखिए क्या, अब देखिए हमारे पास हेनरी लॉ के 2 फॉर्म्स हैं, ठीक।
हेनरी लॉ के 2 फॉर्म्स हैं। तो इसमें देखो फर्स्ट फॉर्म जो है हमारे पास वो मास ऑफ अमाउंट के फॉर्म में, मास ऑफ अमाउंट के फॉर्म में है कि अगर हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास क्या है, मास ऑफ, सॉरी क्या ना हम इस को लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, अमाउंट ऑफ गैस के फॉर्म में, अमाउंट ऑफ गैस के फॉर्म में है। और ये हमारे पास है मोल फ्रैक्शन, हमारा क्या है, हिंदी फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में है। ठीक, तो देखो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास कोई लिक्विड सॉल्वेंट है, इसमें कोई लिक्विड सॉल्वेंट है, और ये हमारे पास गैस बनी पड़ी थी। इस्तेमाल हमने क्या किया, गैस इसमें फिल की, यहाँ डिजोल्व करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये हमारे पास क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट था कोई, ठीक। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मान ले रहे हैं कोई गैस है, ठीक। और इसका मास मान ले रहे हैं हमारे पास क्या है, कुछ x ग्राम, यही तो है मास हमारे पास, कोई x ग्राम और होगा, ठीक। या हम सीधे सीधे यम मान लेते और बढ़िया रहेगा, यम मान लेते हैं ग्राम, ठीक। तो देखो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो इस गैस का कितना अमाउंट डिजोल्व होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा कि इस लिक्विड के सरफेस पे पार्टिकल, गैस पार्टिकल कितने हैं। जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा, और उतना ज्यादा क्या होगा, हमारे पास इसका मास डिजोल्व हो जाएगा गैस का, ठीक। तो हमने कहा कि जो अमाउंट होता है, मास कितना डिजोल्व हुआ, कितना डिजोल्व, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रेशर ऑफ इस गैस पार्टिकल्स के। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास अमाउंट ऑफ गैस कितना डिजोल्व हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, पार्शियल प्रेशर के, ये तो हुआ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के। तो इसका मतलब ये हुआ। और बाद में तुम क्या कर लो, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा दो और इसकी जगह पे क्या ले आओ, हमारे पास कांस्टेंट ले आओ। तो कांस्टेंट की जगह पे हम केएच ले आते हैं, तो ये हमारे पास फार्मूला निकल के आ गया, ठीक। और ये केएच हमारे पास क्या है, जो केएच है इसी को बोलते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट, या हम इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, ये तो है कांस्टेंट। तो देखो अगर हम इसका क्या है, हेनरी लॉ इसके फॉर्म में डिफाइन करना चाहें तो देखो इसके अगर हमारे पास क्या अमाउंट है तो हम लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द अमाउंट ऑफ गैस dissolve in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the liquid solution, ठीक। सेम टू सेम वही हमारे पास डेफिनेशन हो गई, ठीक। अब देखो अगर हमारे पास क्या, इसके अगर मोल फ्रैक्शन में फॉर्म में आ जाए, चलिए हम मोल फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में हम इसको हेनरी लॉ को देख लेते हैं, ठीक। तो देखिए मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में ये जो लॉ दिया था, ठीक, ये हमारे पास दिया था डाल्टन ने, ठीक। तो बाद में हमारे पास क्या है, हेनरी लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, और क्या किया गया, देखो हमारे पास यहाँ पे हमने कंटेनर मान लिया, ठीक। ये हमारे पास क्या है, कोई, ठीक है, लिक्विड है, ये हमारे पास लिक्विड है, ठीक। और इसके ऊपर हमने क्या किया, हमने गैस को डिजोल्व करने की कोशिश करी, ये डिजोल्व करने की कोशिश करी। तो ये हमारे पास क्या है, वेपर फेज, ठीक। और ये हमारे पास क्या है, नीचे लिक्विड फेज है। तो देखो यहाँ पे ये इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या, ये गैस क्या जो कांटेक्ट में होगी वही क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, वही तो डिजोल्व होगी। तो हम ये कहते हैं जितनी ज्यादा ये गैस क्या होगी हमारे पास, इसके मतलब गैस के पार्टिकल जितने ज्यादा वेपर फेज में होंगे, उतने ही क्या है, ये गैस के पार्टिकल इसमें डिजोल्व होते चले जाएंगे। बात समझना, क्या कह रहा है कि लिक्विड, इसका मतलब क्या, जो हमारे पास गैस है, ये गैस के पार्टिकल हैं, ठीक। तो गैस के पार्टिकल अगर वेपर फेज में जितने ज्यादा होंगे,
वेपर फेज में जितने ज्यादा हो उतने ज्यादा क्या होगा यहाँ पे मोल की उसके मतलब प्रेशर होगा। मतलब गैस के पार्टिकल वेपर फेज में जितने ज्यादा हुए उतना ज्यादा क्या होगा इस वेपर फेज में प्रेशर होगा। वो प्रेशर अप्लाई करेंगे और जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतने ही क्या होंगे वो गैस के पार्टिकल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो होंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर हम देखें मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की बात करें तो हम इसको मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ना। तो यही हुआ कि जितने ज्यादा वेपर फेज में पार्टिकल गैस के होंगे उतने ज्यादा डिसॉल्व होंगे और उतने ज्यादा मोल फ्रैक्शन उसके आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे ये ऐसे कह सकते हैं इसको कि अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ की अगर हम बात करें हेनरी लॉ की बात करें ठीक क्या करें देखो हेनरी लॉ की बात करें तो कह रहा है जो प्रेशर मतलब कौन सा प्रेशर वेपर फेज में जो गैस का प्रेशर होता है वेपर फेज में जो गैस का प्रेशर होता है जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा गैस के पार्टिकल लिक्विड फेज में चले जाएंगे। मतलब क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये तो हुआ और हम क्या यहाँ पे क्या प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें और यहाँ पे क्या ला दें हमारे पास एक कांस्टेंट ला दे तो KH हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन हो गया। ये तो हुआ। तो ये हमारे पास सेकंड फॉर्म है इसकी। तो देखो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो क्या कहेंगे हम क्या कहेंगे कि वेपर फेज में गैस का प्रेशर पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा उसके लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन भी उतने ज्यादा ही होंगे। तो इसका मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू देखो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस the partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of liquid in mole fraction of gas in liquid solution की बात हमने कर ली ठीक। तो इसका मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। का मतलब क्या है कि यहाँ ऊपर जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा ठीक उतने ही क्या है लिक्विड के ठीक लिक्विड में हमारे पास क्या हो जाएंगे गैस के पार्टिकल डिसॉल्व हो जाएंगे और उतना ही ज्यादा उस गैस का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। ये तो हुआ। तो ये तो हमारे पास दो फॉर्म हो गई ठीक दो फॉर्म हमारे पास हो गई ठीक। तो एक हमने पढ़ लिया किसके फॉर्म में एक हमने पढ़ लिया कौन से हमारे पास मास के फॉर्म में। तो देखा हमने कि मास के फॉर्म में हमारे पास फार्मूला क्या था ये ये तो आता है ये और इसके फॉर्म में आता है क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू क्या है KH हमारे पास और हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ठीक। अब देखो अभी हमने कहा कि यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके P के ना और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है हमारे पास गैस के। तो देखो अब देखो ध्यान देना अब अगर हमें इस ग्राफ खींचना है M/P के बीच में ग्राफ खींचना है यहाँ पे प्रेशर और हमारे पास क्या है मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में ग्राफ देखना है। तो देखो यहाँ पे अगर दोनों की पावर 1 है देखो इस साइड में दोनों की पावर 1 अगर है देखो तो इसका मतलब कभी भी ऐसा होता है तो हमारे पास ग्राफ कैसे जाता है स्ट्रेट लाइन। तो याद रखना अगर हमारे पास x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है और यहाँ भी पावर 1 है यहाँ भी पावर 1 है तो याद रखना कि यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट तो है नहीं तो हम कहते हैं कि हमारे पास ग्राफ कैसा जाएगा स्ट्रेट लाइन जाएगा ठीक। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया हेनरी लॉ हो गया। कभी भी देखिए अगर हमारे पास डेफिनेशन पूछी जाएगी तो हम सबसे पहले जो डेफिनेशन दिए थे वो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस। और अगर हमसे कोई बोर्ड में लिखने के लिए फार्मूला पूछेगा तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे ठीक। अब देखो ये तो हमारे पास हेनरी लॉ हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्या इसमें यूज हुआ है KH की वैल्यू। ये तो हुआ KH की वैल्यू यूज हुई है ठीक। तो KH की वैल्यू देखो KH की वैल्यू हम देख लेते हैं। चलिए हम देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ KH। KH हमारे पास क्या है हेनरी लॉ कांस्टेंट हेनरी लॉ कांस्टेंट ये तो है हेनरी लॉ कांस्टेंट हमारे पास ठीक हेनरी लॉ कांस्टेंट ठीक। देखो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है जो KH की वैल्यू होती है ठीक KH की वैल्यू ठीक हमारे पास किस पे गैस का नेचर कैसा है सॉल्वेंट का नेचर कैसा है और हमारे पास
टेम्परेचर पे, 3 चीजों पे डिपेंड करती है। और याद रखिएगा KH की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, मोलैरिटी पे डिपेंड नहीं करती है। एमयू में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। इसकी वैल्यू तो हम लिख देंगे क्या, द वैल्यू ऑफ KH, द वैल्यू ऑफ KH डिपेंड्स ऑन या ऑन क्या, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, ठीक। और हमारे पास टेम्परेचर 3 पॉइंट पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और सी हमारे पास टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट ये है कि ये देखो कह रहा है कि नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, मतलब क्या है, डिफरेंट गैस के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। मतलब ये है जैसे अगर हम KH की वैल्यू किसके लिए देखें, O2 के लिए देखें, KH की वैल्यू किसके, N2 के लिए देखें, KH की वैल्यू किसके लिए देखें, हम यहाँ पे CO2 के लिए देखें, तो सबके लिए इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। तो हम कहेंगे द वैल्यू ऑफ KH, द वैल्यू ऑफ KH, द वैल्यू ऑफ KH डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस के लिए अलग अलग होती है, ठीक। ये तो 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट ये है, अगर हम देखो KH की वैल्यू क्या करें, देखो KH की हमारे पास, मान लो हमारे पास O2 है, ये सेम टू सेम हमारे पास ये O2 के लिए हम देख लेते हैं। देखो बस हम इसको देखो, मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे देख रहे हैं, इसको 35 पे देख रहे हैं, इसको हम 45 पे देख रहे हैं सेंटीग्रेड पे। तो याद रखिएगा अगर कोई सेम गैस है लेकिन अगर आप अलग अलग टेम्परेचर पे होगा तो तुम KH की वैल्यू देखोगे तो KH की वैल्यू अलग आएगी। तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ KH डिफरेंट फॉर सेम गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफर हो जाएगी, ठीक। 25 पे कुछ और आएगी, 30 पे कुछ और आएगी, इस पे कुछ और आएगी। ये तो थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट ये है, देखो क्या, कि अगर हम बात करें KH पे डिफरेंट क्या है यहाँ पे, कि जो KH होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होता है। मतलब समझिएगा, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस, हेनरी ला कांस्टेंट इंक्रीज करेगी। ये तो है, हेनरी ला कांस्टेंट हमारे पास इंक्रीज करेगी। ये तो तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक। अब देखो फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, देखो फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट में हमारे पास ये है कि जो सॉल्युबिलिटी है, जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, हमारे पास क्या है, KH वैल्यू की। बात समझिएगा, मतलब ये हुआ ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा भी गया है। KH की वैल्यू, हेनरी ला कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। तो तुमसे कहेगा कि हमारे पास जैसे इस तरीके से पूछेगा कि एक हमारे पास KH है वहां पे O2 के लिए, ठीक। एक दूसरा हमारे पास KH मान लो हमारे पास N2 के लिए, ठीक। तो हमारे पास सेम टू सेम, मान लो इसकी KH की वैल्यू कितनी आई, मान लेते KH की वैल्यू यहाँ पे इसकी 25 आई, इसकी हमारे पास क्या है 35 आई, ठीक। तो ये KH की वैल्यू दी है, तो हमने पढ़ रखा है KH की वैल्यू क्या होगी, जिसकी ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी कम हुई। तो हम कहे कि इसका मतलब क्या है, KH की वैल्यू देखो 2 दी हुई है, एक 25 हमारे पास है, एक हमारे पास 35 है KH की वैल्यू। तो हम कहेंगे जिसकी KH की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। ये तो हुआ सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो इसकी क्या है, इसकी KH की वैल्यू ज्यादा है तो ये लेस सॉल्युबल होगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ये कम है, तो हम कहेंगे ये मोर सॉल्युबल होगा और ये हमारे पास लेस सॉल्युबल होगा। ये तो है। तो हम यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं, देखो क्या, जो KH की वैल्यू होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, टेम्परेचर की। मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो KH बढ़ा, अगर KH बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई। ये तो हुआ कि अगर हमारे पास टेम्परेचर क्या है, KH की वैल्यू टेम्परेचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH की वैल्यू बढ़ जाएगी, और KH की वैल्यू जैसे बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी उससे कम हो जाएगी। तो मैं देखो यहाँ एक प्रॉब्लम करवाता हूँ, क्या है, देखो प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे पास एक्वाटिक एनिमल होते हैं, मान लो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास समुद्र है, ठीक। इसमें हमारे पास एक्वाटिक एनिमल हमारे पास रह रहे हैं, ये हमारे पास सी है, और इसमें ये हमारे पास मान ले रहे हैं ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से एक्वाटिक एनिमल रह रहे हैं, ठीक। तो क्या होता है, एक्वाटिक एनिमल
हमारे पास क्या होते हैं, एक्वाटिक एनिमल जो ये रह रहे हैं, एक्वाटिक एनिमल, ठीक। ये देखा जाता है कि ये विंटर सीजन में, ठीक, विंटर में हमारे पास मोर कंफर्टेबल होते हैं, मोर कंफर्टेबल होंगे। क्यों ऐसा, देखो क्यों, क्योंकि देखो ये एक्वाटिक एनिमल है, इनको भी तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक, ऑक्सीजन चाहिए। तो होता क्या है, हमको पता है कि ठंडी में क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा। और हमें पहले से पता है कि जो हमारे पास गैस का डिसोल्यूशन पानी के अंदर अगर देखा जाए तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डिसोल्यूशन ऑफ गैस जो होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक की सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ती, टेम्परेचर कम करने से। तो ठंडियों में यही होता है, ठंडियों में टेम्परेचर बढ़, क्या ना, टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर जिससे कम हो जाता है इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और इस पानी में क्या, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में डिजोल्व हो जाती है। और ये डिजोल्व ऑक्सीजन क्या है, ये हमारे पास एक्वाटिक एनिमल आसानी से ले लेते हैं, ठीक। तो ये तो कंडीशन किसमें होती है, इसका मतलब जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं वो ऑक्सीजन किस फॉर्म में लेते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन के फॉर्म में ले लेते हैं। लेकिन अगर क्या हुआ गर्मी के टाइम, हमारे पास समर सीजन में क्या होता है, समर सीजन में क्या होता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसकी जो O2 की हमारे पास सॉल्युबिलिटी है पानी के अंदर, गैस के अंदर सॉल्युबिलिटी जो है, ये हमारे पास गैस O2 है, इसकी सॉल्युबिलिटी गर्मियों में क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है, सॉल्युबिलिटी हमारे पास क्या है, डिक्रीज कर जाती है। तो इसीलिए गर्मियों में क्या है, इस सी के अंदर या किसी पानी के अंदर ना डिजोल्व ऑक्सीजन में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो जब डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा नहीं मिल पाएगी तो एक्वाटिक एनिमल क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, समर सीजन के अकॉर्डिंग ना, ड्यूरिंग समर सीजन में क्या होगा, एक्वाटिक एनिमल अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। ये तो हमारे पास किसकी बात हो गई, KH की वैल्यू की बात हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, अगले पॉइंट पे। देखो लिमिटेशंस ना, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, ठीक, हेनरी लॉ की लिमिटेशन। देखो सबसे पहले पॉइंट देखिए, अगर आपको हेनरी लॉ फॉलो करवाना है तो सबसे पहले भी देखो, कोई भी जो लॉ दिया जाता है मोस्टली वो किसके लिए होता है, हमारे पास आइडियल गैस के लिए होता है, ठीक। तो आइडियल गैस कब होती है, देखो ध्यान देना, आइडियल गैस होने के लिए प्रेशर की वैल्यू लो होनी चाहिए और टेम्परेचर हाई होना चाहिए, ये याद रखिएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या, हेनरी लॉ किसी पे, ठीक, जो हमारे पास क्या है, हेनरी लॉ लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे एप्लीकेबल होता है गैसेस पे, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, इट इज एप्लीकेबल ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, because at this situation gases behave ठीक, ideally ठीक, behave हमारे पास क्या, ideally, ठीक। अब देखो, अब याद रखना हमारे पास क्या, ये प्रेशर की वैल्यू लो होनी चाहिए। अब देखो कैसे, मतलब बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। तो देखो P हमारे पास अल्फाबेट में अगर देखो तो ये P पहले आता है और टेम्परेचर क्या है, T बाद में आता है। ये हमारे पास अल्फाबेट में अगर देखो तो P पहले आता है, तो P मतलब पहले आता है तो कम नंबर पे आता है, और T हमारे पास बाद में तो ज्यादा नंबर पे आता है। तो इसका मतलब हम क्या कहें, P पहले आ जाता है तो कम हमारे पास अल्फाबेट पे आता है, तो हम कहेंगे वो कम होगा। जो कम पे आएगा वो लो होगा, जो ज्यादा पे आएगा वो हाई होगा। इसका मतलब हमारे पास क्या, प्रेशर लो होना चाहिए और हमारे पास टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। इस कंडीशन पे कोई भी गैस आइडियली बिहेव करेगी, ठीक, आइडियली हमारे पास क्या करेगी, बिहेव करेगी, और हमारे पास उस पर हेनरी लॉ काम कर जाएगा, ठीक। एक तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा देखो, दूसरा ये है कि अगर तुम क्या कर रहे हो, कोई गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, मान लो हमारे पास कोई गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, तो ये जो गैस है वो इसके अंदर हाईली सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए। अगर हाईली सॉल्युबल अपने आप हो जाए तो उसमें प्रेशर का क्या काम, तो हम कहेंगे हेनरी लॉ क्या उस पर काम नहीं करेगा, ठीक। तो इसका मतलब अगर तुम्हें क्या करना है, हेनरी लॉ हमारे पास क्या है, लगाना है, तो गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो हम कह देंगे द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज नॉट वेरी हाई, यह हम लिख सकते हैं, ठीक। क्या, गैस
इज नॉट, या गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए। ये दूसरा पॉइंट हो। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड इसकी लिमिटेशन देखो, मान ले रहे हैं अगर हमारे पास क्या है कि तुम किसी गैस को डिजोल्व कर रहे थे, ये हमारे पास क्या था, लिक्विड था, ठीक, ये हमारे पास क्या है, गैस, मान लो ये गैस को मैं डिजोल्व करना था, लेकिन गैस डिजोल्व तो हो गई, बाद में जैसे डिजोल्व हो गई वो दो पार्ट में टूट गई, ये हो गया। या मैं कहूं कि यहाँ पे तुम यहाँ पे गैस को डिजोल्व, तो बहुत सारे गैस को पार्टिकल डिजोल्व तो कर रहे थे, लेकिन जैसे ये डिजोल्व हुई, ये सारी की सारी डिजोल्व हो गई और आपस में सब जुड़ गई। बात समझिएगा, इसका मतलब क्या है, अगर तुम किसी गैस को डिजोल्व कर रहे हो, डिजोल्व होने के बाद क्या हो जाए, वो डिसोसिएट हो जाए, या हमारे पास कोई गैस है डिजोल्व होने के बाद आपस में जुड़ जाए, एसोसिएट हो जाए, तो याद रखिएगा उस पे हेनरी लॉ काम नहीं करेगा। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई ऐसी गैस है जो क्या है सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएशन या एसोसिएशन शो कर रही है, उस पे हेनरी लॉ काम नहीं करेगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, इफ gas shows dissociation or association in solution, then Henry's law is not applicable, तो इसका मतलब क्या, अगर हमारे पास क्या है, अगर कोई गैस डिसोसिएशन या एसोसिएशन को शो कर रही है तो उस पे हमारे पास हेनरी लॉ काम नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल में बता रहा हूं कि अगर हमारे पास ये क्या होती है, ये HCl पे काम नहीं करता, ठीक, तो इसका मतलब क्या, हेनरी लॉ डज नॉट वर्क्स एट डिसोल्यूशन ऑफ HCl, डिसोल्यूशन ऑफ, ठीक, यह हमारे पास क्या है, एट डिसोल्यूशन ऑफ HCl, डिसोल्यूशन ऑफ HCl पे काम नहीं करता। देखो क्यों, HCl हमारे पास पहले गैस थी, ठीक, फिर तुमने क्या किया, पानी में डिसोल्व किया H2O में, तो अब क्या हो गया होगा, HCl हमारे पास एक्वस हो गया, मतलब पानी इकट्ठा हो गया होगा, और जैसे ही एक्वस इकट्ठा होगा, अब तो ये एसिड हो गया, अभी ये पहले हाइड्रोजन क्लोराइड था, अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, देखो ये H+ में टूट जाएगा और Cl- में टूट गया, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, HCl हमारे पास इस पे काम नहीं करता। इसका मतलब जो हमारे पास हेनरी लॉ है वो HCl पे काम नहीं करता। सेम टू सेम देखो क्या है, ये हमारे पास जो हेनरी लॉ है वो अमोनिया पे भी नहीं काम करता है, देखो, ठीक। आल्सो क्या है, इट डज नॉट वर्क्स एट अमोनिया, ठीक। ये डिसोसिएशन किया, अमोनिया देखो क्या है, अमोनिया हमारे पास पहले गैस थी मान लो, फिर तुमने क्या किया, वाटर में इसको डिसॉल्व किया, तो जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये क्या इसमें अटैच हो जाता है, NH4OH बना लेता है, और ये NH4OH क्या है हमारे पास, ये क्या होता है, ये वीक बेस होता है, वीक बेस होगा तो ये वीक बेस होने की वजह से क्या होता है, NH4+ में और ये OH- में टूट जाता है, तो इसका मतलब कि इस पे काम नहीं करेगा, ठीक। तो ये हमें पता चल गया इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक। तो इसका मतलब हमारे पास 3 लिमिटेशंस थी इसकी, कि हमारे पास क्या था, पहला पॉइंट प्रेशर लो होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, दूसरा हमारे पास क्या था कि गैस जो वो ज्यादा सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए, तीसरा हमारे पास कोई भी गैस क्या है सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर डिसोसिएशन एसोसिएशन शो नहीं करनी चाहिए, ठीक। ये तो हमारे पास हो गया लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। अब लास्ट पॉइंट आ जाते हैं हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ, ठीक, इसका एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशन पे आ जाते हैं हम। अब देखिए हम लोग आ जाते हैं किस पे, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, ठीक, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ पे आ जाते हैं। देखिए, ठीक, इसका एप्लीकेशन हमारे पास मतलब कहां कहां ये फार्मूला यूज हुआ, लॉ हमारे पास यूज हुआ होता है, ठीक। देखो सबसे पहले पॉइंट हमारे पास क्या है, इसका एप्लीकेशन कहां है, देखो जो हमारे पास सोडा बोतल या कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स होती हैं, देखते नहीं हो, जब तुम क्या करते हो कोल्ड ड्रिंक को, जैसे तुम क्या करते हो, उसकी हमारे पास कैप क्या है, उसका हमारे पास कैप जैसे निकालते हो तो उसके अंदर क्या होती है, गैस होती है। हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें क्या होता है, पानी के अंदर CO2 डिसॉल्व होती है, तो कभी भी उसमें देखिएगा तो लिखा होता है कार्बोनेटेड वाटर, मतलब क्या है, उसके अंदर CO2 डिसॉल्व कर दी गई है, ठीक, और उसको हाई प्रेशर पे बंद कर दिया गया है। तो इसका मतलब जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक या सोडा बोतल्स होती हैं, ठीक,
उसमें हेनरी लॉ अप्लाई करके, ठीक, क्या किया जाता है, उस गैस को हाई प्रेशर में बंद कर दिया जाता है। हाई प्रेशर इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, हाई प्रेशर पे क्या होती है, CO2 गैस आसानी से डिजोल्व हो जाती है। ठीक, तो हम पहला इसमें एप्लीकेशन लिख सकते हैं क्या, इन दी पैकेजिंग ऑफ सोडा बॉटल, सोडा और हमारे पास क्या है, सोडा, ठीक, और हमारे पास क्या, कोल्ड ड्रिंक्स बोतल्स ना, बॉटल्स, ये तो है पैकेजिंग। इसका मतलब सोडा और कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल हम पैक करते हैं, ठीक, उसमें इसका यूज होता है। देखिए दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। देखो ऐसे पीपल, ठीक, जो कहाँ रहते हैं हमारे पास, मान लेते ये अर्थ है, ये अर्थ सरफेस है, ठीक, ये अर्थ सरफेस है, ठीक, और ये बहुत सारे मान ले पहाड़ है, ठीक, और जो यहाँ पे लोग रहते हैं पहाड़ों पे, ठीक, तो हम कहते हैं उनको बोलते हैं क्या, हमारे पास इनको बोलते हैं क्लिम्बर्स ना, यहाँ पे क्लिम्बर्स, ठीक, क्लिम्बर्स। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्लिम्बर्स, या हम कह सकते हैं पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड। तो देखो जब अर्थ की सरफेस से थोड़ा ऊपर चलते चले जाओगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। टाइम ऐसा आएगा तुम्हारे क्या है, यहाँ पे बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो जब ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिल पाएगी तो बीमारी हो जाती है, उसको बोलते हैं क्या, एनऑक्सिया। मतलब क्या हुआ, अगर तुम्हारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो हम उस कंडीशन को बोलेंगे एनऑक्सिया, ठीक। और अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो रिस्पिरेशन नहीं हो पाएगी, रिस्पिरेशन नहीं हो पाएगा तो तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो अगर हमारी बॉडी को बिल्कुल ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है एनऑक्सिया बीमारी हो जाती है, ठीक। कहाँ पे, जो लोग हमारे पास क्या हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, ठीक। ये तो दूसरा हमारे पास फंक्शन हो गया। देखो थर्ड फंक्शन अगर देखा जाए, थर्ड देखो क्या है, इन दी हमारे पास ये हिंदीला कहाँ काम करता है, ठीक, इन दी फंक्शन ऑफ लंग्स, इन दी फंक्शन ऑफ लंग्स में हमारे पास काम करता है, ठीक। तो देखो उसमें क्या होता है, देखो जो हमारे पास लंग्स होते हैं और ये हमारे पास इन्वायरमेंट है, ठीक। तो लंग्स में देखो हमारे पास क्या होता है, O2, ध्यान देना हमारी बॉडी के अंदर O2 क्या है, लेस है, और CO2 मोर है हमारी बॉडी के अंदर, ये तो है। इन्वायरमेंट में क्या है, O2 हमारे पास मोर है और CO2 हमारे पास लेस है। इन्वायरमेंट में अगर देखा जाए तो होता क्या है, CO2 ज्यादा से कम की तरफ मुंह चली जाती है और O2 हमारे पास ज्यादा से कम की तरफ, मतलब O2 हमारे पास इधर से यहाँ चली जाएगी, CO2 बाहर चली जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हिंदी लॉ का जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो लंग्स में भी यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज, ठीक। ये तो थर्ड है हमारे पास। अब फोर्थ और लास्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो 3 एप्लीकेशन हो गए, हमारे पास चौथा एप्लीकेशन देखो, चौथा एप्लीकेशन हमारे पास इसका क्या है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, जो इस बार एग्जाम में पूछा भी गया था। देखो फोर्थ है इन, इसका यूज हम कहां करते हैं, देखो इन स्क्यूबा डाइविंग में। स्क्यूबा डाइविंग का मतलब समझते हो, ठीक। स्क्यूबा डाइविंग का मतलब क्या है, देखो जो हमारे पास समुद्र होते हैं, ये समुद्र है, ये हमारे पास, इसका मतलब ये नीचे से गहराई होगी इस तरीके से, ये हमारे पास गहराई होगी, और ये हमारे पास क्या है, ये अर्थ सरफेस है, मान लेते हैं ये अर्थ सरफेस है, ठीक। और ये नीचे जाओगे तो इसका मतलब इसकी गहराई बढ़ेगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सी है, ये हमारे पास सी है, ठीक है, ठीक। तो देखो क्या है, जो हमारे पास ऐसे हमारे पास ह्यूमन बीइंग ना, जो क्या करते हैं, इसकी राइडिंग करते हैं, मतलब क्या है, समुद्र के अंदर जाते हैं, ठीक, कोई चीज ढूंढने के लिए, तो उनको बोला जाता है क्या, स्क्यूबा डाइवर्स। और इस मतलब क्या, जब घूमने चले जाते हैं अंदर, इस प्रोसेस को बोलता है स्क्यूबा डाइविंग। तो इसका मतलब जो मैन हमारे पास क्या है, समुद्र के नीचे जाते हैं ढूंढने और कुछ भी, ठीक, अपने पास, ठीक, तो उसको बोलते हैं स्क्यूबा डाइवर्स। तो देखो जब ये स्क्यूबा डाइवर्स जाते हैं तो अपनी पीठ पे क्या सिलेंडर बांध के लेके जाते हैं, ठीक, सिलेंडर बांध के लेके जाते हैं, ठीक। तो देखो मान ले रहे हैं अगर हमारे पास उस सिलेंडर के अंदर क्या हो, ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये सिलेंडर है, मान लो ये सिलेंडर है, ठीक, तो सिलेंडर में अगर तुम नॉर्मल कंपोजिशन भरो, क्या, जो हमारे पास एयर में, मान लेते हैं सिलेंडर है और एयर में अगर हम देखें जो एटमॉस्फेयर में हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, वो 78% लिया गया है कुछ, ठीक, और ऑक्सीजन हमारे पास 21%, यही तो है एनवायरमेंट नेचुरल में। अगर तुम ये नेचुरल कंपोजिशन इस सिलेंडर में भर दो,
इस सिलेंडर में भर दो और क्या स्क्यूबा डाइवर की पीठ पे बांध दो। ठीक, तो जैसे वो अर्थ सर्कस के नीचे जाएगा, अर्थ सर्कस के नीचे जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अर्थ सर्कस के जैसे वो नीचे जाएगा, ठीक, तो नीचे जाने पे क्या होता है, प्रेशर बढ़ने लगता है। क्या होगा जब नीचे जाएगा अर्थ सर्फेस के ना, ये हमारे पास पानी में, ठीक, नीचे जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक, तो जब वो सांस लेगा, ठीक, सांस लेगा तो हमें पता है सिलेंडर बांध के ले गया है ये हमारे पास ह्यूमन, यही तो है ह्यूमन हमारे पास, क्या है, ये सिलेंडर बांध के ले गया है अपनी पीठ पे ऐसे, यही तो है। तो जब से सांस ले रहा होगा तो क्या होगा, ये वाली गैसेस जो है उसके अंदर चली जा रही होगी और जितनी भी गैसेस जा रही होंगी सारी की सारी सॉल्युबल हो जा रही होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नीचे जाने पे प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है। तो जैसे सांस लेगा, जैसे सांस अंदर जाएगी सारी गैसें तुरंत क्या है, वो डिजॉल्व हो जाएंगी। तब देखो यहाँ पे तुमने क्या लिया, N2 78% लिया, O2 21% लिया, लेकिन अब क्या है देखो, O2 तो कोई दिक्कत नहीं, O2 तो हमारे पास ह्यूमन में जाएगी तो वो तो डिस्टिलेशन का काम कर देगी और यूज हो जाएगी। लेकिन N2 78% ले रहे हो, ठीक, और हमें पता है कि अगर हमारे पास क्या है, N2 की अगर परसेंटेज तुमने ज्यादा ली, ठीक, तो ये तो क्या होगा हमारे पास ज्यादा, अगर हमारे पास डिजॉल्व हो गया, अंदर ज्यादा पहुंच गया, ठीक, तो ये तो हमारे पास नुकसान करता है, ये तो है। तो हम कह सकते हैं क्या है, नीचे जाने पे प्रेशर ज्यादा हो जाता है और क्या है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो गैस N2 गैस अगर हमारी बॉडी में ज्यादा डिजॉल्व हो जाएगी या हमारे पास डिजॉल्व हो जाएगी तो वो ज्यादा नुकसान करेगी, ठीक। तो हम क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है, मोर अमाउंट ऑफ अगर पहुंच जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, मोर अमाउंट ऑफ N2 हमारे पास क्या होती है, हार्मफुल होती है, बात समझिएगा। एक तो हमारे पास क्या है, इसका अगर तुमने ज्यादा परसेंट ले लिया तो एक तो हमारे पास घाटा ये है, हार्मफुल होती है। दूसरा देखो क्या है, दूसरा क्या है, तुम कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जब पहुंचा तो इसके अंदर जितनी भी हमारे पास क्या थी, O2 हमारे पास थी या N2 थी, जितनी भी सांस लिया था इसने, सारी की सारी क्या हो गई, वो गैसेस सब सॉल्युबल हो गई, क्योंकि नीचे हाई प्रेशर है। ये तो हुआ हाई प्रेशर है, ठीक। अब देखो यही वाला जो स्क्यूबा डाइवर से यही वाला बंदा जब सरफेस के ऊपर आता है, सरफेस पे जैसे पहुंचता है, ध्यान देना, तो क्या होगा, ऊपर प्रेशर आने पे, इसका मतलब ऊपर आने पे क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। या तो बिल्कुल सेम टू सेम कोल्ड ड्रिंक की सिचुएशन समझो कि जब तक वो बंद रहती है तब तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। जैसे तुम खोलते रहो तो क्या कोल्ड ड्रिंक बोतल्स के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर होता है और बाहर कम प्रेशर होता है। तो जैसे तुम उसका की कैप खोलते हो तो वो क्या होती है, जितनी भी गैस डिजॉल्व होती है ना, वो स्पीड के साथ बाहर निकलती है, क्योंकि उस समय प्रेशर कम हो गया होता, तुम खोल दिए होते हो, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस मूव करने लगती है। सेम टू सेम यहाँ भी तो यही होगा, नीचे प्रेशर ज्यादा था तो गैस डिजॉल्व थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या करेगा, सरफेस पे जैसे तुम आओगे यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ प्रेशर हो रहा है कम, प्रेशर जब कम हो रहा है ना, प्रेशर अगर हमारे पास कम हो रहा है तो क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी गैस की हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो ये गैस जो डिजॉल्व है तुम्हारी बॉडी में, ये तो है, मैं यहाँ पे तुम्हारी बॉडी बना लेता हूँ, मान लो ये तुम्हारी बॉडी है, ठीक, ये बॉडी है, और यहीं पे मान लो ये तुम्हारे पास क्या है, ये लीवर था, और ये हमारे पास इस तरीके से कैपिलरी है, मान लो ये कैपिलरी है, ये हमारे पास कैपिलरी है छोटी छोटी, ये हमारे पास कैपिलरी है, ये तो है कैपिलरी है, ठीक। तो जैसे इसका मतलब यहाँ पे तुम्हारी गैस क्या है, डिजॉल्व, ये गैस हमारे पास N2 क्या है, हमारे पास डिजॉल्व थी, यहाँ पे डिजॉल्व, जैसे तुम सरफेस पे जाओगे तो ये क्या करेगी, प्रेशर कम हुआ तो स्पीड के साथ क्या है, यहाँ इस कैपिलरी से होते हुए बाहर निकलने की कोशिश करेगी, लेकिन जब ये स्पीड जब बाहर निकल रही होगी तो क्या होती है, ये कैपिलरी में क्या है, बबल्स डेवलप कर देती है, कैपिलरी में बबल डेवलप कर देती है। बात समझिए मेरी बात, क्या मैंने बोला कि जैसे ये वाला बंदा ना नीचे था तो नीचे जाता था तो प्रेशर ज्यादा था, जब प्रेशर ज्यादा था सॉल्युबिलिटी गैस की ज्यादा थी, लेकिन जैसे ये सरफेस पे पहुंचेगा तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। जब प्रेशर कम हुआ तो क्या हुआ, जो हमारे पास डिजॉल्व गैस थी वो स्पीड के साथ कैपिलरी की तरफ बाहर निकलेगी, लेकिन जब स्पीड के साथ बाहर निकल रही होगी, ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इस कैपिलरी में बबल्स डाल देगी छोटे छोटे, और अगर बबल्स डाल देगी तो ब्लड ना तो इधर आ पाएगा ना तो इधर जा पाएगा, तो हम कहेंगे मेडिकल कंडीशन डेवलप हो जाती है, बीमारी डेवलप हो जाती है। इस बीमारी को हम लोग बोल देते हैं, जो बबल्स हमारे पास बढ़ रहे हैं इसको हम लोग बेंड कह देते हैं, इसी को बोलते हैं कौन सी भी चीज हमारे पास, बेंड, या हम इसको बोलते हैं क्या, डिकम्प्रेशन सीकनेस बोलते हैं, ठीक। मतलब क्या है, अगर हमारे पास क्या है, यही जो बबल्स हैं अगर हमारे पास कोरोनरी आर्टरी मतलब हार्ट में अगर पड़ गए तो तुरंत आदमी मर जाएगा, इंसान मर जाएगा,
ठीक, तो इसका मतलब क्वेश्चन यही पूछा गया था क्या, अगर हम N2 की परसेंटेज ज्यादा ले लें, ठीक, तो उसके दो नुकसान हैं। क्या नुकसान है? पहला नुकसान ये है कि हाई अमाउंट में अगर होगी तो वो डिजॉल्व हो जाएगी तो नुकसान करेगी। दूसरा, जब हम अर्थ की सरफेस से क्या मतलब अंदर से मतलब क्या है, अर्थ से मतलब सॉरी क्या नाम, समुद्र से बाहर आ रहे हैं सरफेस की तरफ, प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो कैपिलरी में क्या बबल्स पड़ जाएंगे। कैपिलरी में बबल्स जो पड़ जाते हैं उसी को हम लोग बोल देते हैं बेंड या डीकंप्रेशन या सीकनेस, ठीक, और इससे हमारे पास क्या है, डेथ भी हो सकती है। तो देखो, अब देखो इससे बचने के लिए कि हमारे पास ये बेंड ना पड़े, ठीक, तो हम क्या करते हैं एक्चुअल में, देखो जब बेंड ना पड़े तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये सिलेंडर में थोड़ा हम क्या करते हैं, देखो ये जो सिलेंडर है, ठीक, ये सिलेंडर में क्या करते हैं, ये जो सिलेंडर है हमारे पास, ठीक, उसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम हीलियम से डाइल्यूट कर देते हैं, मतलब N2 का अमाउंट कम कर देते हैं। क्यों? ठीक, देखो क्या जो सिलेंडर होता है उसमें हम क्या कर देते हैं, हमारे पास N2 थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक, O2 थोड़ा बढ़ा देते हैं और हमारे पास हीलियम ऐड कर देते हैं। जो हमारे पास स्क्यूबर डाइवर्स हमारे पास लेकर जाता है सिलेंडर, ठीक, उसमें ये कंपोजिशन ना हो कि हमारे पास कुछ एक कंपोजिशन होती है N2, ठीक, देखो N2 हमारे पास क्या होती है 56.2% ये होती है। O2 हमारे पास 32.1% होती है और हीलियम हमारे पास होती है 11.7%। स्क्यूबर डाइवर जब जाता है तो हमारे पास कंपोजिशन क्या होती है, कुछ ये होती है, ठीक। आप कैसे लर्न करोगे, देखो ये हमारे पास क्या है, कंपोजिशन है स्क्यूबर डाइवर्स की। देखो हीलियम हमारे पास क्या है, देखो हीलियम को जो तुम याद करोगे कैसे याद करोगे, देखो हीलियम ये है, देखो हीलियम ये तो है, तो देखो यहाँ पे ये दो वर्ड है, देखो 1 1, इसको देखो, इसको 1 1 याद रखो, तो ये 1 1, ये देखो दो है, इस तरीके से 2 1 1 हो गए। अब बाद में देखो हमने क्या किया, इसको ऐसे काटा है और काटा किसमें जाता है, 7 में, ये तो है, तो ये 11.7 हो गया। मतलब क्या है, हीलियम को कैसे लर्न रखोगे कि ये दो हमारे पास इस तरीके से क्या थे हमारे पास, है ना, दो आई इस तरीके से थे, तो हमने इसको रख दिया ऐसे और 7 काटा था तो 7 लगा दिया, तो 11.7 हो गया। अब O2 को तो याद ही रखना है, O2 का जो मोलर मास होता है कितना होता है 32, तो 32.1 याद रह जाएगा, ठीक। अब N2 की बात करें, देखो N2 की बात करूं, देखो N2 की बात, देखो N2 को अगर हम उठा के देखो कैसे लिखना है, देखो N को हम ऐसे उठा के लिख लें, देखो ऐसे तो 5 नहीं बन गया, ये 5 बन गया, तो हमने कहा ये 5 बन गया। अब इसको अगर मिला दो ऐसे मिला दो तो कितना हो जाएगा 6, ये तो है 6 हुआ, ये तो हुआ 56 और ये 2 लगा हुआ है, देखो 2 लगा है तो 56.2% हो गया। तो हमने हीलियम क्यों यूज किया, देखो हम लोग वाई हीलियम क्या है, हमने हीलियम क्यों यूज किया, उस जगह पे कोई दूसरा कोई नहीं यूज किया। देखो हीलियम इसलिए यूज किया क्योंकि सबसे पहले बात इसका मतलब कि इसकी साइज स्मॉल है, हमारे पास क्या है स्मॉलर साइज, इसका मतलब स्मॉल साइज होने की वजह से जब हम सरफेस पे आएंगे, ठीक, तो ये साइज छोटी होती है तो बबल्स नहीं पड़ेंगे हमारे पास कैपिलरी में, तो साइज छोटी है। दूसरी ये है जब हम सांस लेते हैं, ठीक, तो N2 गैस मोर सॉल्युबल हो जाती थी, लेकिन क्या है जब ये हम सांस लेंगे अंदर जाएगी तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो इसका मतलब क्या है लो सॉल्युबिलिटी है इसकी, ठीक। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, देखो थर्ड क्या है, ये हमारे पास नोबल गैस है, मान लो हमने सांस ली या रिफ्रिजरेशन किया तो अंदर अगर ये गई, ठीक, अंदर गई तो ये डिजॉल्व तो हो गई, लेकिन जब डिजॉल्व हो गई तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, हीलियम नोबल गैस रिएक्शन नहीं करेगी, तो इसका मतलब क्या है, इट इज नॉन रिएक्टिव या अनरिएक्टिव गैस है, अनरिएक्टिव गैस, इसीलिए हम इसको हीलियम से डाइल्यूट कर देते हैं, ठीक। तो इसका मतलब हीलियम से हम डाइल्यूट कर देते हैं, ठीक। इसको अगर करोगे तो हमारे पास बेंड नहीं होगा।